तो पिछले क्लास बिहार स्पेशल में हम लोग सारे जिला को देख लिए थे। क्लियर है सारा डिस्ट्रिक्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है। आज हम लोग बिहार का प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं प्राचीन बिहार। तो सबसे पहले इसका सिलेबस लिख लेते हैं। तो पहले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल से लेकर हम लोग महाजनपद काल तक एक बार में पढ़ लेंगे, जिसको हम लोग स्टोन एज कहते हैं। पाषाण काल से लेकर महाजनपद काल तक। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? मौर्य के बारे में। सेकेंड नंबर पे मौर्य। थर्ड नंबर पर मौर्योत्तर, यानी कि मौर्य के बाद। फोर्थ नंबर पे गुप्त और फिफ्थ नंबर पे गुप्तोत्तर, यानी कि गुप्त के बाद। और इतना पढ़ने के बाद हम लोग का प्राचीन बिहार खत्म हो जाएगा। मेंस के उद्देश्य से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पीटी में इससे 1 से 3 नंबर तक के प्रश्न मैक्सिमम हो सकते हैं। प्राचीन बिहार में बहुत कुछ ऐसा मिले, खासकर आपको ये महाजनपद काल तक इस सेक्शन में, जो बहुत कुछ हो सके बहुत कुछ साइंटिफिक ना भी लगे, समझ में ना भी आए, लेकिन उसको एज इट इज बस समझ लेना, उसको समझिए तो रट लेना है, कहानी की तरह उसको हम लोग समझ लेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे पाषाण काल से लेकर महाजनपद काल तक। नक्शा है आप लोगों के पास? बिहार में आप देखिए छपरा, छपरा दिख रहा है आपको? किस जिले में पड़ता है छपरा? सारण। याद है गोपालगंज, सिवान, सारण पढ़ाए थे। उसका हेडक्वार्टर, जैसे नालंदा का बिहार शरीफ है तो वो छपरा उसका हेडक्वार्टर है। छपरा में ही एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं चिरांड। छपरा में एक जगह है चिरांड, शायद वो नक्शा पे आपको ना मिले, स्पेशल आपको छपरा का नक्शा देखना पड़ेगा। छपरा के ही आपको बगल में दिखेगा वैशाली जिला, है ना। वैशाली जिला में एक जगह है चेचर। चिरांड और चेचर। पटना में मनेर का नाम आप लोग सुने होंगे। मनेर एक चीज़ के लिए फेमस है, लड्डू के लिए वहाँ का वो फेमस है। आप लोग सुने मनेर? मनेर शरीफ, वहाँ पे दरगाह भी है मनेर। आप गया में एक जगह का नाम सुने होंगे ताराडी, सुने ना? ताराडी। और रोहतास में एक जगह है जिसका नाम है सेनुआर। ये कहाँ है? रोहतास में। और आपको दिख रहा होगा कैमूर की पहाड़ियाँ, इसके बारे में भी आप लोग सुने होंगे। इन सभी को हम लोग एक बार में समझने का प्रयास करेंगे। बिहार कैसा है? एक मैदानी इलाका है। जो स्टोन एज है, पाषाण काल है, उसको भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इसी को कहते हैं नियो, पैलियो और चालकोलिथिक एज। पुरा पाषाण काल में क्या था कि उस टाइम लोगों के पास रहने का उतना ज़्यादा सुविधा नहीं था, खाने पीने का भी सुविधा नहीं था। तो उस टाइम अगर आप मैदानी इलाका देखिएगा तो हमारी तरफ क्या होगा, अगर कल्पना करें तो बहुत जंगल होगा, बहुत सारे जंगली जानवर भी होंगे, तो मनुष्य को रहने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती थी, रहने में उसका सुरक्षा का भी थोड़ा दिक्कत था। इस कारण आप लोग सुनते होंगे पूरा पाषाण काल में बुर्ज होम का नाम, जहाँ पे मनुष्य एक जैसे खरगोश रहता है ना गड्ढा करके, वैसा रहता है, जो कश्मीर में पड़ता है बुर्ज होम, उसका आप उल्लेख सुनेंगे। तो इन सभी जगह में आपको कहीं पे भी बिहार में जो पूरा पाषाण काल के अवशेष आपको नहीं मिलेगा। यानी कि इससे एक बहुत अच्छा सवाल बनता है कि सवाल में दे दिया जाए कि पूरा पाषाण काल के अवशेष या साक्ष्य बिहार में मिलते हैं, ऑप्शन में दे देगा चिरांड, चेचर, ताराडी, सेनुआ, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक से। तो आंसर क्या होगा? कोई नहीं, क्योंकि बिहार में पूरा पाषाण काल के साक्ष्य नहीं मिले। हालांकि आपको बहुत कम पुस्तक में, क्योंकि इतिहासकारों में कुछ कुछ मतभेद होता है तो कुछ मान लेते हैं,
किस हिसाब से वो लोग मानते हैं? क्योंकि जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ में आपको कुछ पेंटिंग मिलेंगी। हाँ, यहाँ पे जब हम पेंटिंग की बात करें तो आप इसको रेम्ब्रांट और पिकासो से ना समझें। पेंटिंग मतलब कैसे 6-7 महीने का बच्चा भी है तो कुछ ना कुछ अपना लगा रहता है ड्राइंग करने में, तो उस टाइप का कुछ पेंटिंग मिलता है। लेकिन डेटिंग के हिसाब से थोड़ा सा समस्या आ रहा है कि ये डेटिंग कब का है, इसको किस एज में हम लोग रखें। तो कुछ इतिहासकार लोग कैमूर की पहाड़ियाँ को मानते हैं कि पूरा पाषाण काल की ये पेंटिंग है, और उस कारण मानते हैं कि पूरा पाषाण काल के साक्ष्य भी बिहार में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा मतभेद है, लेकिन अगर ऐसे कोई जनरल पूछा जाए कि पूरा पाषाण काल के साक्ष्य बिहार में है या नहीं, तो आंसर होगा नहीं है। उसके बाद आपका बच जाएगा मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, कांस्ययुगीन काल और ताम्र पाषाण काल। तो इन सब के साक्ष्य आपको इन सभी जगह पे मिलते हैं। कैमूर की पहाड़ियाँ किस लिए फेमस है? वहाँ पे पेंटिंग है। पूछा जाएगा कि पाषाण काल के पेंटिंग या पाषाण कालीन पेंटिंग निम्नलिखित में से किस जगह पाए गए हैं, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैमूर की पहाड़ियाँ। हालांकि इससे सवाल फिलहाल 6-7 सालों से नहीं पूछा गया है पाषाण काल से, लेकिन आपको इन सभी जगह को याद रखना होगा। चिरांड, चेचर, मनेर, ताराडी, सेनुआर और कैमूर की पहाड़ी। चिरांड कहाँ है? छपरा। तो हो सके वो चिरांड ना दे के छपरा दे दे, छपरा ना दे के, अगर छपरा किस जिले में पड़ता है? गोपालगंज, सिवान, सारण, तो सारण जिले में ऐसा भी दे सकता है। चेचर कहाँ पड़ेगा आपको? वैशाली जिले में। मनेर तो जानते ही हैं पटना में, और ताराडी गया में, और ये तो रोहतास में है। क्लियर है? तो हो सके ये ना दे के आपको जिला दे दे, तो पूरा पाषाण या पाषाण काल से आपको यही सवाल पूछे जाते हैं। समझने के लिए हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जब आप पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो उस टाइम आदमी क्या करता था, जैसे किसी जानवर को खाना है तो वो बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे ऊपर से फेंक देता था, उससे जानवर को चोट लग गया, फिर जानवर मारा जाता था। लेकिन मैदानी इलाका में क्या बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे? क्या उसको सुरक्षा मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसको किधर जाना होगा? पहाड़ पे चढ़ना होगा, तब तो आया तो हम फेंक दिए। अब वहाँ से 30 किलो का पत्थर ढो के बिहार ला रहा है तो बेचारा काफ़ी कष्ट में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप देखिएगा कि आगे टाइम बढ़ा, हम लोग मध्य पाषाण काल और नव ज़्यादा है, जानवरों भी ज़्यादा है, और जानवर छोटे छोटे जानवरों की संख्या भी ज़्यादा होती थी, तो उनको हंट करना आसान होता था। तो इस कारण आप लोग देखेंगे कि इस काल में, मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में, इधर आपको मनुष्यों की थोड़ा बहुत उपस्थिति मिलेगी बिहार तरफ। तो पाषाण काल से इतना मोर देन एनफ है। हड़प्पा कालीन सबसे आसान है। हड़प्पा कालीन कोई भी अवशेष बिहार में नहीं मिला है। हालांकि जो हमारा बक्सर का इलाका पड़ता है वहाँ पर हड़प्पा कालीन जो मृदभांड जिसको कहते हैं, घड़ा, वो मिला है, जिसको हम लोग क्या बताते हैं? PGW कहते हैं, पेंटेड ग्रेवियर। इतिहास का क्रम की बात की जाए तो जो सबसे सटीक प्रमाण कह सकते हैं उसका क्रोनोलॉजी को लेकर, वो मृदभांड ही बताता है, यानी कि घड़ा। कैसे? जब हम किसी घर में जाते हैं तो बर्तन से आइडिया लग जाता है कि क्या स्टैंडर्ड है उसका, इकोनॉमी है ना, फाइनेंशियली वो कैसा स्टैंडर्ड है। मध्यम परिवार है तो स्टील का बर्तन पेश करता है। कोई हाई प्रोफाइल अगर ज़्यादा इनकम वाला है तो नॉर्मल डे में भी वो क्या आता है, चीनी मिट्टी वाला आता है, उसमें खाता है। तो कि बर्तन से वो क्लास पता चलता है, लेकिन इतिहास में बर्तन से उसका क्रोनोलॉजी पता चलता है कि जैसे जैसे वो डेवलप हो रहा है। आप लोग जब मृदभांड पढ़ेंगे उसको पूरा क्रोनोलॉजी में, तो देखेंगे पहले तो आराम से बस बर्तन बना रहा है, फिर बर्तन को पका रहा है, पकाने के बाद उसमें फिर एक लाल होगा, फिर जो अच्छा पकता है वो हल्का काला हो जाता है ना। तो उस टाइप का फिर उसको हम लोग कहते हैं अलग से,
फिर उसमें आदमी देखा कि थोड़ा और इसमें पेंटिंग करके और सुधार कर सकते हैं, तो पेंटिंग की बात आ जाएगी। तो इससे मृदभांड का एक अपना ही अस्तित्व है इतिहास के क्रम को समझने में। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि PGW यानी कि पेंटेड ग्रेवियर यानी कि जो हड़प्पा कालीन मृदभांड थे उनका प्रमाण बक्सर के इलाका में कुछ मिला है, ठीक है। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर कहा जाए कि हड़प्पा कालीन अवशेष या फिर हड़प्पा कालीन लोग बिहार के इलाके में थे तो आंसर हो जाएगा नहीं। क्लियर है यहाँ तक? तो हड़प्पा बड़ा आसान है। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल यहाँ पे थे, ऋग्वैदिक काल में मनुष्य, तो ऋग्वैदिक काल में भी मनुष्य नहीं थे। यानी कि हड़प्पा काल और ऋग्वैदिक काल इन दोनों काल में बिहार में अस्तित्व नहीं था या फिर वहाँ बिहार में सभ्यता नहीं थी, हम लोग कह सकते हैं। क्रॉस करते हैं दोनों को। ऋग्वैदिक काल के बाद कौन सा काल आता है? लेटर वैदिक, उत्तर वैदिक काल, जिसको हम लोग कहते हैं 1000 BC से लेके 600 BC तक। अब यहाँ पे कुछ हम लोग ध्यान से सुनेंगे। अगर पूछा जाए कि बिहार का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिलता है, यानी कि किस वेद में मिलता है, तो उसका आंसर क्या होगा? यजुर्वेद। सबसे पहला प्रमाण किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में मिलेगा। अगर यजुर्वेद ना देख के आपको अगर शतपथ ब्राह्मण दिया रहे तो ये भी उसी का भाग है, यजुर्वेद का ही भाग है शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण एक प्रकार का पुस्तक हुआ करता था। जब हम लोग जैसे ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, अरण्यक की बात कर रहे हैं, तो वेद है, तो वेद बहुत ही कठिन भाषा में लिखा हुआ है। कैसे कोई पोएट्री होता है तो थोड़ा सा समझना उसको कठिन होता है, तो ब्राह्मण जो है वो आराम से सेंटेंस बाय सेंटेंस लिखा हुआ है कि हाँ इस श्लोक का अर्थ ये हुआ, तो वैसे पुस्तकों को हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। ये फिर अरण्यक यानी कि बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे जो जंगल में जाके तपस्या किए, अरण्य कांड रामचरितमानस में भी है। अरण्य मतलब होता है जंगल, तो अरण्यक उसी पुस्तक को कहा जाता है। मतलब ऋषि मुनि जंगल में गए, उन्होंने कुछ चिंतन किया तो उनको लगा कि हाँ ये चीज़ नहीं होना चाहिए समाज में, ये चीज़ होना चाहिए, तो उन्होंने अपना टीका टिप्पणी उस पर लिखी। बाकी पुराण होते हैं, स्मृति होती हैं, तो स्मृति क्या होते हैं? हर एक ऋषि मुनि अपना पर्सनल लिखते हैं। वो एक जैसे विचारक हुए कि आपका कुछ विचार है तो आपने कुछ रखा, तो उसी में हम लोग मनु स्मृति और बाकी सब स्मृति का नाम सुनते हैं। तो अलग अलग तरह के ऐसे पुस्तकों का लाइन चलता है। ये आप लोग मेन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब आप लोग वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल को समझेंगे तो इसको आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहला अगर बिहार का प्रमाण मिलता है तो कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है, यजुर्वेद के। और अगर यजुर्वेद ना दे के शतपथ ब्राह्मण दे तो शतपथ ब्राह्मण। हालांकि उल्लेख तो शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है, लेकिन कभी कभी शतपथ ब्राह्मण न दे के आपको यजुर्वेद दे देगा। तो शतपथ ब्राह्मण जो पुस्तक है वो यजुर्वेद का ही पाठ है, तो इस कारण आंसर हो जाएगा आपका यजुर्वेद। आपने एक और वेद का नाम सुना होगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद में बिहार के लिए बात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? बात्य, ये इसका स्पेलिंग है ना। अथर्ववेद, और अथर्ववेद का एक भाग है पंचविश ब्राह्मण, है ना। ये भी क्या है? एक पुस्तक है। अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में बिहार के लिए बात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जब आप क्रोनोलॉजी देखिएगा ना, तो अथर्ववेद भी लगभग 10th BC से लेकर, मतलब 10th सेंचुरी BC से बात करें, से लेकर 8th सेंचुरी BC के बीच में इसका कंपोजिशन हुआ था। वेदों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वेद कोई एक बार में नहीं लिखेगा कि हाँ एक ऋषि मुनि आएगा और हमने वेद का रचना कर दी। ये कुछ ऐसा है जैसे मैथमेटिक्स की पुस्तक या फिजिक्स की पुस्तक, रिसर्च होते रहता है, अपना नया नया चिंतन देते रहते हैं। और इसमें सिर्फ माइथोलॉजी ही नहीं है या फिर सिर्फ चिंतन ही नहीं, इसमें बहुत सारी साइंटिफिक कॉम्पोजिशन और इसमें साइंटिफिक बातें भी बहुत सारी हैं। तो समय के साथ आपको वैसा वो चलता गया। ऋग्वैदिक काल में भी वेद थे, लेकिन उस टाइम क्या था? ओरल था। टीचर जो है वो पढ़ाते थे, आपको पढ़ा दिए और आपको उसको एज इट इज़ याद करना है। इसी में आप लोग सुनते होंगे टाइटल आज भी लोग लगाते हैं, द्विवेदी लगाते हैं, कुछ लोग त्रिवेदी लगाते हैं,
और कुछ लोग चतुर्वेदी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ऐसा टाइटल? हाँ, मतलब पहले तो वेद बटा नहीं था, सबको एक साथ पढ़ते थे, फिर 4 भागों में उसको बांट दिया गया। जैसे हम लोग कैसे 6 तक बच्चा साइंस पढ़ता है, उसके बाद फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो जाता है, तो 4 भागों में वेद को बांट दिया गया, क्योंकि चारों को कंठस्थ करना बहुत मुश्किल हो गया था। बच्चे उसको कंठस्थ कर ही नहीं पाते थे, उसको पढ़ ही नहीं पाते थे, ह्यूज सिलेबस था। तो 4 वेद में बांट दिया गया। तो किसी को लगा कि ठीक है हम 1 वेद पढ़े, तो वो 1 वेद अपना पढ़ लेता था। कुछ लोग 2 वेद पढ़े, तो लोग अपना टाइटल में क्या लगाए? द्विवेदी, यानी कि हमको 2 वेद का ज्ञान है। कुछ लोग 3 वेद को समझ गए, तो वो लगाए त्रिवेदी, यानी कि हमको 3 वेद का ज्ञान है। और जिनको चारों वेद का ज्ञान था वो लोग क्या लगाते थे? चतुर्वेदी। तो ये जो टाइटल है ना, इसका ओरिजिन वहीं से है। कोई ज़्यादा मेहनत कर लगाता अपना डिग्री कि हाँ लोग जाने कि हमको इतना ज़्यादा ज्ञान है, तो ये जो टाइटल है इसका ओरिजिन उसी से है, द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी। तो हम लोग चर्चा किए यहाँ पे यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण। अगर इनका कालखंड देखें तो सेम है, 10 सेंचुरी BC से 8 सेंचुरी BC के बीच में अथर्ववेद का कॉम्पोजिशन हुआ है, मतलब कॉम्पाइलेशन, और यजुर्वेद को भी उसी भाग में लिखा गया है। तो यहाँ पे लगेगा कि सब जब सेम टाइम में है तो फिर कैसे हम लोग कह रहे हैं। लेकिन जब वेद लिखना एक अलग बात है, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसी बात पे, वो अलग बात है, उसको सिर्फ कॉपी में लिख दिया गया वो दूसरी बात है। तो लेटर वैदिक काल में वेदों का कॉम्पोजिशन हुआ। वेद पहले से भी थे, लेकिन क्या था, वो मौखिक था, टीचर बोल रहे हैं, स्टूडेंट उसको याद करते थे एज इट इज, लेकिन रिटेन में वो नहीं था। रिटेन ये कब हुआ? लेटर वैदिक काल में। तो कॉम्पोजिशन आगे पीछे हुआ, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं पर आप डेट, अगर अच्छा आप इसका तैयारी करेंगे तो आपको डेट भी मिलेगा, और डेट मिलेगा तो हो सके आपको यजुर्वेद का डेट कहीं कहीं 6th सेंचुरी BC भी मिल जाए, तो आपको लगेगा कि ये तो यजुर्वेद तो बाद में लिखा गया, तो हम कैसे मान लें कि यजुर्वेद पहला है। लेकिन यजुर्वेद को पहले रखा गया अथर्ववेद के पहले। हम लोग भी जब सीरीज आपको 4 वेद का बोलना कहा जाए तो आप सबसे पहले ऋग्वेद को रखते हैं, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। तो ये क्रोनोलॉजी है ना, ये क्या है? क्रोनोलॉजी है। तो इस कारण यजुर्वेद में पहले लिखा गया। ये क्या है? कॉम्पोजिशन है। ये क्या है? कॉम्पोजिशन। तो ये आपको डिफरेंस क्लियर दोनों में क्या है? क्या ऋग्वेद में भी बिहार का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में बिहार का उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद में बिहार के लिए एक विशेष प्रकार का शब्द का प्रयोग किया गया है, और टू बी मोर प्रिसाइज मगध के लिए हम लोग कह सकते हैं कीकट। तो पूछेगा कि ऋग्वेद में मगध के लिए, या अगर बिहार भी दे दे तो भी सही है, किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? कीकट शब्द का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद में जो उल्लेख मिलता है कीकट शब्द, इसी को जब आप बड़ा पुराण का आप लोग नाम सुने होंगे, बड़ा पुराण का आप लोग नाम सुने, वराह पुराण ये होता है, ब नहीं, है ना। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र जगह कहा गया है, यानी कि मगध को क्या कहा गया है? अनहोली। अनहोली मतलब अपवित्र। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो मगध है, यानी कि जिसको हम लोग यहाँ पे कीकट नाम से जान रहे हैं, यहाँ पे एक कह सकते हैं दुराचारी व्यक्ति हम लोग कह सकते हैं। उस दुराचारी व्यक्ति का नाम था प्रेमगंध, और यह दुराचारी व्यक्ति इस कीकट प्रदेश, यानी कि उस टाइम के मगध प्रदेश में रहता था। तो इस कारण अगर पूछा जाए कि कीकट को किस पुराण में अनहोली यानी कि अपवित्र बताया गया है, तो वह उसका आंसर होगा बड़ा पुराण में। क्यों बताया गया है? क्योंकि प्रेमगंध नामक एक दुराचारी व्यक्ति रहता था जो सही नहीं था, जनता पे थोड़ा सा अत्याचार करता था, तो इस कारण इस जगह को अपवित्र बताया है। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, हो सके ये पूछा जाए बड़ा पुराण के बारे में, या फिर कीकट किसके लिए प्रयोग किया गया है, वहाँ पे आपको आंसर दे दे वैशाली, मगध, अंग, तो आंसर क्या होगा? मगध। कीकट किसके लिए? मगध के लिए प्रयोग किया है। ठीक है। अगर बिहार भी दे दे कि हाँ ऋग्वेद में बिहार को किस नाम से जाना गया है, तो वहाँ भी आप कीकट मार सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपको फैक्चुअल डाटा है जो एज इट इज आपको समझना होगा। हालांकि इसमें समझने का बहुत जो सवाल है वो मात्र 3 ही 4 बनेंगे, लेकिन थोड़ा हम एक्स्ट्रा लेके चले ताकि
स्टोरी बना रहता है, लिंक, तो समझने में आसानी होती है। इसको भी मिटा ही देते हैं। अब आराम से बैठ जाइए, कहानी सुनेंगे और इसी कहानी से आपको सवाल बन जाएंगे। वेदों में जो उल्लेख मिलता है, एक नदी जिसको हम लोग कहते हैं सदा नीरा नदी। सदा नीरा नदी किसे कहते हैं? गंडक को कहते हैं। कौन? बूढ़ी गंडक? कौन सी गंडक? बूढ़ी गंडक या ये जो असली गंडक है? तो असली गंडक है ना, जो पुरानी गंडक जिसको कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सदा नीरा नदी। उसका वेदों में उल्लेख मिलता है। तो कथा जो कहती है कि एक राजा थे जिनका नाम था विदेह माधव। तो पहले के जो आर्य का आपने उल्लेख सुना होगा इतिहास में, तो एक तरह से कबीला के रूप में थे। कबीला आप लोग समझते होंगे, जैसे हाँ, मतलब समाज नहीं, मतलब जैसे परिवार है। हाँ, लेकिन उन लोग क्या है कि तंबू गाड़े रहे फिर चल दिए, इस टाइप का उन लोग का जीवन रहता है। उसी को हम लोग कहते हैं कबीलाई जीवन। आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, आपको मिलते नहीं यहाँ पे जो आयुर्वेदिक दवाई बेचते रहते हैं। उन लोग क्या एक तरह से कबीलाई समाज है। उन लोग का तंबू गाड़ रहे, वहीं पर रह रहे हैं, काम खत्म हुआ 2-3 महीना बाद वो लोग चले जाएंगे अपना। उन लोग कोई प्रॉपर्टी में नहीं, सब पूरा धरती को अपना ही प्रॉपर्टी समझते हैं, जहाँ मन वहीं पर तंबू गाड़ देते हैं। तो इसी टाइप का कबीलाई समाज का उल्लेख मिलता है, और जिसके मुखिया कौन थे? विदेह माधव। तो वेदों में जो उल्लेख मिलता है या फिर ऋग्वेद में जो उल्लेख मिलता है वो ऐसा है कि अग्नि का पीछा करते करते विदेह माधव अपने परिवारजनों के साथ सरस्वती नदी से सदा नीरा नदी की ओर आए, यानी कि सदा नीरा नदी के तट पर आए। तो यहाँ पे जो अग्नि है, तो ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा उनको देवता रूप में देखा गया। लेकिन हम लोग लॉजिकल अगर सोचे तो ऐसा सोच सकते हैं, हो सके जंगल में आग लग गया हो। अग्नि अगर उल्लेख किया गया तो ऐसा हो सकता है कि जंगल में आग लग गया होगा, और आग लग गया तो पेड़ जलते गए और ये लोग पीछे पीछे आते गए। तो सरस्वती नदी से ये लोग उठकर कहाँ आए? सदा नीरा नदी के पास, सदा नीरा नदी के तट पर। सरस्वती नदी कहाँ बहती थी? जो हम राजस्थान के इलाका में चर्चा करते हैं, राजस्थान के हिस्से में सरस्वती नदी बहती थी पहले, जिसका जो अनुमानित चौड़ाई था उस नदी का वो लगभग 22 किलोमीटर चौड़ाई था। हमारा जो बिहार शरीफ इतना बड़ा शहर है, 10 लाख से अधिक की आबादी, इसकी चौड़ाई 4-4.5 किलोमीटर है। उस नदी की चौड़ाई 22 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, बाकी इस पर रिसर्च हो रहा है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कहानी है। काफ़ी एविडेंस ये भी कहते कि नहीं, सरस्वती नदी का सच में अस्तित्व था। तो वो ज्योग्राफी का विषय है, जब टेक्टोनिक प्लेट पढ़ेंगे तो कुछ लोग होता है कि कहते हैं ना गंगा जमुना सरस्वती, तो गंगा जमुना तो इधर जा रही है, तो कहाँ आप उसको राजस्थान में मिला रहे हैं? तो वो ज्योग्राफी का विषय है। वहाँ पे जब आप टेक्टोनिक एक्टिविटी को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, हो सकता है कि किसी कालखंड में गंगा और यमुना सच में सरस्वती में जाके मिलती होगी और फिर उनकी संयुक्त धारा अरबियन सी में जाके गिरती होगी। तो खैर उस पर हम लोग भी नहीं जाएंगे। तो विदेह माधव कबीला के हेड थे। ये सरस्वती नदी से चल के कहाँ है? सदा नीरा नदी के तट पे, यानी कि गंडक के तट पे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिथिला। इसी क्षेत्र को हम लोग मिथिला कहते हैं। और इन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था मिथि जनक। मतलब जैसे हम लोग टाइटल का प्रयोग करते हैं ना, तो इन्हीं के वंश में बाद में लोगों ने जनक को एज अ टाइटल के रूप में प्रयोग करने लगा। और इसी में एक राजा थे मिथि जनक। और यही मिथि जनक के नाम पे जगह का नाम क्या पड़ा? मिथिला। इसी को आज हम लोग मिथिला के नाम से जानते हैं। लेकिन परिवार रहता है तो कभी कभी हो जाता है, कुछ लोग अलग भी हो जाते हैं परिवार से। इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था विशाल। और ये विशाल क्या किए कि ठीक है, आप लोग इधर रहिए, हम थोड़ा सा नीचे चले आते हैं। तो इनका जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर का एरिया है। ये लोग थोड़ा सा नीचे उतर आ गए
और ये जहाँ पे अपना पूरा परिवार को बसाए उसी को आज हम लोग जानते हैं वैशाली के नाम से, है ना। ऊपर से नीचे का मूवमेंट, मिथिला और वैशाली। वैशाली के राजा थे विशाल, उन्हीं के नाम पे नाम पड़ा वैशाली, और मिथि जनक के नाम पे नाम पड़ा मिथिला। और यही जो आपको ये जो मिथि जनक दिख रहा है ना, ये वंशज जो चला रहा है, तो क्या एक तरह से यहाँ पे अलग हो गए थोड़ा सा वंश। इसी के जो 25वां राजा थे उनका नाम था सिरध्वज जनक, और यही सिरध्वज जनक एक बार हल चला रहे थे, और हल चलाते हुए इनका जो हल था वो एक घड़ा से टकराया, और उसी घड़ा में माता सीता इनको मिली। ऐसा हम लोग सुने हैं रामायण में कहानी ऐसा, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि जो राजा है वो हल चला रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम खेती को कितना अधिक महत्व दिया जाता होगा। हम देखे कुछ दिन पहले, शायद कुछ चुनाव के टाइम में ही, हेमा मालिनी जी आई हेलीकॉप्टर से खेती करने, हेलीकॉप्टर से वो खेती करने आई। अगर लीडर है, कोई राजा अगर सचमुच खेती करता है, किसी कार्य को करता है, तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि जब राजा स्वयं खेती कर रहा है, स्वयं हल चला रहा है, तो उस टाइम के किसानों का अच्छा पोजीशन रहा होगा और खेती की भी अच्छी व्यवस्था रही होगी। तो सिरध्वज जनक इन्हीं की पुत्री कौन हुई? माता सीता, जिनको हम लोग माता सीता के नाम से जानते, वही सीता जी के यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ तक आप लोग समझ गए कहानी? यहाँ तक क्लियर है स्टोरी? हालांकि लग रहा है स्टोरी, लेकिन इसी से आपको कहानी वन लाइनर क्वेश्चन पीटी में निकल जाएंगे। अभी जो हम लोग मिथिला और वैशाली की बात किए, तो भाई में कभी लड़ाई होता है, लेकिन भाई भाई ही होता है ना। वो गाना भी है, चाहे कितना भी दुश्मनी हो जाए, लेकिन भाई से कोई भेद नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि भाई भाई ही होता है। तो यही मिथिला और वैशाली बाद में मिलके एक नए गणराज्य का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग नाम जानते हैं उसका? 3 महाजनपद हैं बिहार में, मगध, अंग और तीसरा वैशाली प्लस मिथिला। यही मिलके हम लोग को वज्जी संघ का निर्माण किए। और ये जो वज्जी है, ये पूरे इतिहास का, यानी कि पूरे मानव जाति के इतिहास का सबसे पहला लोकतंत्र है, यानी कि जिसको हम लोग डेमोक्रेसी कह सकते हैं। पिछले बार जब हमारे प्रधानमंत्री गए हुए थे यूनाइटेड नेशन भाषण देने के हुए, तो पहले हम लोग क्या कहते थे कि भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेसी और अमेरिका सबसे पुराना डेमोक्रेसी। लेकिन उन्होंने यूनाइटेड नेशन में कहा कि नहीं, मतलब काटा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेसी होने के साथ ही साथ सबसे पुराना डेमोक्रेसी भी है। वज्जी संघ है ना, सबसे पुराना डेमोक्रेसी, क्योंकि ये दोनों मिले तो बात उठा कि भाई फैसला कैसे हो, तो डेमोक्रेसी से होगा, यानी कि सब लोग का बात माना जाएगा। तो सबसे पहला अगर कहा लोकतंत्र की स्थापना कहाँ हुई, तो भारत में हुई। कहाँ हुई? तो वज्जी संघ, जिसको हम लोग कहते हैं ना। इन दोनों क्षेत्र को, यानी कि कंप्लीट मिथिला क्षेत्र को, यानी कि जिसको हम लोग तिरहुत प्रमंडल पढ़े थे, उसको हम लोग कहते हैं वज्जी संघ। तो ये एक अच्छा, यहाँ पे जब आप निबंध लिखेंगे या कहीं पे इंटरव्यू में जाएंगे, तो इसको आप प्रयोग कर सकते हैं कि लोकतंत्र का जनक भी कौन है? भारत ही है। तो वज्जी संघ के बारे में हम लोग सुन लिए। अब हम थोड़ा सा सुनेंगे अंग के बारे में। जब भी हम अंग क्षेत्र की बात करें, तो एरिया कौन सा है इसका? भागलपुर और मुंगेर। आपको दिख रहा है वहाँ नक्शा में, गंगा नदी से सटे हुए पूरा एरिया है। भागलपुर प्लस मुंगेर, इस एरिया को ही हम लोग अंग के नाम से जानते हैं। वेदों में जो, या जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, उनमें जो कहानी मिलती है, कथा, एग्जाम के उद्देश्य नहीं, लेकिन एक लिंकेज के तौर पर हम लोग सुन लेंगे। तो चेदी का आपने नाम सुना होगा। चेदी मतलब कलिंग, है ना। तो कलिंग के ही जो राजा थे, उनके ही बेटे हुए बहुत सारे। तो एक बेटा का नाम था अंग, तो वो अंग क्षेत्र में चला गया, है ना। अलग अलग उसके ऐसे बेटे हो गए, और उस सबसे अलग अलग क्षेत्र बढ़ता चला गया। तो उसी का एक बेटा है अंग, जो कि भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में आके बैठा। ये किसका है? चेदी का बेटा है। और यहीं पे आके यहाँ पे ये
अपना बैठ गया। फिर हम लोग इसको आगे भी सुनेंगे, जो हम लोग बाकी मगध की भी क्षेत्र की बात करेंगे ना, तो वो भी चेदी का ही बेटा, उसी का एक बेटा का नाम था जो हम लोग आंध्र कहते हैं, तो आंध्र प्रदेश का इलाका में चला गया। तो इस तरह से कहा जाता है कि उन्हीं का पूरा भारत एक समय में हुआ करता। तो ये कहानी है, पौराणिक कहानी है। तो अंग क्षेत्र को यानी कि भागलपुर और मुंगेर की बात यहाँ पे हो रही है। जब हम अंग क्षेत्र की बात करते हैं तो अंग के जो सबसे प्रथम राजा जो कहेंगे वो कौन हुए? चेदी के बेटा जो थे अंग, यानी कि, और अंग का ही एक बेटा है चंप, नाम सुने हैं। और यही चंप के नाम से क्या पड़ा? चंपा नदी, है ना। और इसकी जो राजधानी भी तो वो कौन थी? चंपा। तो चंपा नदी और चंपा शहर यानी कि राजधानी किसके नाम पे? चंप, जो कि अंग का बेटा था चंप। इसी वंश में एक राजा हुए, उनका नाम अधिरथ। हाँ, उन राजा का नाम था अधिरथ। नाम आपको इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि लिंकेज बना रहे तो उसका बहुत हम इसको लंबा लेके चल रहे हैं। एग्जाम के उद्देश्य से आपको बहुत कम ही महत्वपूर्ण है। तो यही अधिरथ जो थे यह एक सूत थे। इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि यह एक सूत थे। सूत मतलब, सूत का आप लोग नाम सुने हैं। कर्ण के बारे में सूत पुत्र का उल्लेख मिलता है। सूत मतलब होता है यानी कि जो फादर हैं वह होंगे क्षत्रिय, और जो माता जी रहेंगी वह होगी ब्राह्मण। हम लोग जितना भी आजकल सुनते हैं ना कि लव मैरिज हो गया, अरेंज मैरिज हो गया, भगा के शादी हो गया, बहुत अलग अलग तरह के आज भी कैटेगरी होता है। बहुत सारा ऐसा भी आप लोग शादी में कि पिताजी स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली तौर पे, तो बस शादी कर देते हैं, कोई खर्चा उर्चा उतना नहीं कर पाते। तो 8 तरह के शादी का उल्लेख मिलता है वेदों में, उसमें सारा कुछ है। लव मैरिज से लेकर जो भगा के भी शादी हो जाता है बिहार वगैरह में, उसका भी उल्लेख है। मतलब सब तरह के शादियों का और सबका अलग अलग नाम है। तो ये जो है, तो क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता से जो संतान उत्पन्न हुआ वो था अधिरथ, यानी कि इसके मम्मी पापा कैसे थे? ये थे अधिरथ के माता पिता, और उस कारण अधिरथ को क्या कहा गया? सूत। ये राजा है लेकिन ये क्या है? सूत है। और क्योंकि ये अधिरथ एक बार घूम रहा था गंगा नदी के किनारे और इसको मिला कर्ण। कर्ण का आप लोग सुने हैं। क्यों मिला? क्योंकि इसको माता कुंती छोड़ दी थी लोक लाज के कारण, और क्योंकि अधिरथ ने कर्ण को अपना बेटा माना, तो इस कारण कर्ण क्या कहलाया? सूत पुत्र, यानी कि सूत का पुत्र। सूत का पुत्र। सूत कौन है? इसके पिताजी, मतलब गोद लिए हुए जो पिताजी हैं कर्ण के, अधिरथ, और ये रहा कर्ण। अब क्लियर हो गया कि कर्ण को सूत पुत्र क्यों कहते हैं, और सूत पुत्र का मतलब क्या होता है? सूत पुत्र मतलब क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता से जो संतान उत्पन्न होती है उसी को हम लोग सूत कहते हैं। यहां तक कहानी क्लियर है। तो कर्ण असल में एक राजा है, अंग का वो राजा है। जब महाभारत का कहानी में हम लोग सुने, जब कर्ण का वध हो जाता है, तो उसके बाद उसके लगभग कहीं के उल्लेख मिलता है कि 9 उसके पुत्र थे। तो कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा कि जो नेक्स्ट राजा बना वह बना वृषकेतु, लेकिन कहीं कहीं पे आपको उल्लेख मिल जाएगा कि जो नेक्स्ट राजा बना वह है वृषसेन, और उसके 9 बेटा थे। उसमें एक बेटा ये है और एक बेटा ये है, बाकी इसके अलावा और उसके 7 बेटे कर्ण के हैं। तो हम कभी कभी देखते हैं कुछ लोग वृषकेतु रट लिए तो रट लिए कि वृषकेतु है, अब कुछ वृषसेन रट लिए तो वृषसेन ही है, कि ना वृषसेन ही नाम था ना वृषकेतु नाम था। तो ऐसा पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कहीं कहीं पे नाम में पुराने ग्रंथों में भी थोड़ा बहुत मिल जाता है इसमें अलग अलग। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि इसके 9 बेटे थे। अगर कोई वृषकेतु कह रहा है तो वो भी एक सही ही कह रहा है, और कोई वृषसेन कह रहा है तो वो भी सही कह रहा है, लेकिन फिर भी ज़्यादा इतिहासकार वृषकेतु के पक्ष में रहते हैं। तो
थोड़ा विवादित है तो सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन आए तो हम लोग आंसर मारेंगे वृषकेतु। क्लियर है। और इसके जो सबसे लास्ट, इसके वंश में जो सबसे लास्ट शासक कहें वह हुए ब्रह्मदत्त। इनका नाम हम लोग ध्यान रखें क्योंकि इनका अभी उल्लेख आगे मिलेगा। तो हम लोग अंग के बारे में पूरा सुने, वज्जी संघ के बारे में सुने। वज्जी का निर्माण कैसे हुआ? मिथिला और वैशाली मिलकर वज्जी संघ का निर्माण किए। दुनिया का पहला लोकतंत्र वहीं पे या गणराज्य की स्थापना हुई। अंग किसके नाम पे पड़ा? सुने, चेदी की कहानी सुने कि वहाँ के जो राजा थे उन्हीं का बेटा लोग सब अलग अलग फैला। तो अंग जो थे तो किसके नाम पे पड़ा? एक बेटा था अंग, उसके नाम पे उस क्षेत्र का नाम पड़ा अंग। अंग का बेटा था चंप, जिससे चंपा नदी और चंपा शहर जो कि अंग की राजधानी भी रही है उसका उल्लेख मिला। और इसी में कौन है? अधिरथ नामक एक शासक थे जिन्होंने कर्ण को गोद लिया। और अधिरथ क्या थे? एक सूत थे, नहीं अधिरथ सूत थे। सूतपुत्र कौन था? कर्ण था। तो उस कारण कर्ण को सूतपुत्र कहा जाता है। और इस वंश के जो अंतिम शासक है वो कौन है? ब्रह्मदत्त थे। तो अंग का भी क्लियर है, वज्जी का भी क्लियर है। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में है। इसी को हम लोग सेकेंड नगरीकरण भी कहते हैं। दूसरा नगरीकरण, पहला नगरीकरण कब हुआ? हड़प्पा काल में, और दूसरा महाजनपद काल में। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे मगध का हल्का सा इतिहास देखेंगे। तो इनका बेटा का हम लोग चर्चा किए थे जो चेदी के थे, है ना। उसदी का बेटा इधर अंग हो गया और कुछ इधर मगध के क्षेत्र में कुछ बेटे आ गए। तो ये जो मगध का सबसे पहला अगर वंश कहा जाए तो कौन सा वंश है? वह वंश है बृहद्रथ वंश। इसका स्पेलिंग बस आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये है ब्रह्मदत्त और ये है बृहद्रथ। क्लियर है यहाँ पे? तो दोनों का यहाँ पे आपको नाम क्लियर रखना होगा। तो बृहद्रथ, तो ये जो राजा था बृहद्रथ क्या किया? इसकी जो शादी हुई वह काशी के एक राजा थे, उनकी 2 बेटी थी, दोनों जुड़वा बेटी थी। तो इसका जो मैरिज हम यहाँ पे लिखते हैं वह हुआ काशी की 2 जुड़वा बहन से। काशी के राजा थे, उन्हीं की 2 जुड़वा बहन थी, उन्हीं से इसका शादी हुआ बृहद्रथ से। और ये अपनी दोनों पत्नी को काफ़ी मानते भी थे, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो साइंटिफिक नहीं जाएंगे, जो कथा कहती है कि इनको फल मिला कि जाके ये फल अपनी दोनों वाइफ को खिला दो और तुम्हें संतान हो जाएगा। तो ये बेचारे क्या किए कि थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाए और फल को आधा आधा दोनों को खिला दिए। तो दोनों गर्भवती भी हो गई। लेकिन जब बच्चा हुआ दोनों से, तो एक से हुआ कि शरीर का आधा भाग और दूसरे से हुआ शरीर का आधा भाग, और दोनों मरा हुआ था। तो ये अब यहाँ पे भी थोड़ा सा 2 रास्ता, 2 अलग अलग कथा मिल जाती है। कुछ कथा कहते हैं कि ये फेंकवा दिए उसको, कि अब वो तो मर ही हो गया, अब तो मिस्टेक ही हो गया, तो फेंकवा दिए। और फेंकवा देने के बाद क्या हुआ कि एक जरा नामक राक्षसनी थी। राक्षसनी आप लोग समझते हैं, ही हू करके हंसते रहती है वो। तो जरा नामक राक्षसनी थी। तो वो देखी कि ये जो दोनों शरीर का अलग अलग भाग है एक समान लग रहा है, क्योंकि हमारा शरीर सिमेट्रिकल होता है। तो दोनों को जैसे ही करीब लाई तो दोनों जुट गया, और जुट गया तो क्योंकि जरा नामक राक्षसनी के कारण वो जुटा, तो उस कारण उसका नाम पड़ गया जरासंध। लेकिन कुछ कहानी ये भी उल्लेख मिलता है कहीं कहीं पे कि ये जो बृहद्रथ थे, जब ऐसा हो गया घटना कि हमको ऐसा बच्चा हुआ, आधा शरीर एक से हुआ, आधा शरीर दूसरे पत्नी से हुआ, तो ये फिर गए ब्राह्मण देव के पास कि ऐसा ऐसा बात है, आप जो फल दिए थे हम वो तो 2 भाग में कर दिए। तो ब्राह्मण देव बोले कि ठीक है, तुम अच्छा राजा है तो हम तुम्हारा मदद करते हैं। और उन्होंने क्या किया, जोड़ दिया उसको। तो शरीर का एक तरह से सिनोनिम एक जरा भी होता है। एक आप लोग गाना सुने होंगे, जरा जरा महकता है ना, बहुत फेमस गाना है। तो उसमें जरा क्या है, वो शरीर की बात कर रही है ना। तो जरा यानी कि शरीर, और संध यानी कि संधि कर दिया गया, तो वहाँ से जरासंध नाम पड़ा। ठीक है। तो यहाँ पे 2 अलग कहानी है, लेकिन कहानी महत्वपूर्ण यहाँ पे हम लोग के लिए नहीं है। तो इससे
जो इंसान हुआ, जो बच्चा हुआ, उसका नाम पड़ा जरासंध। और क्योंकि ऐसा हुआ तो इसको बचपन से बहुत अधिक शक्तियाँ मिल गई, ये मरता ही नहीं था। इसको कोई अलग अलग भी कर दे तो फिर जुट जाए और फिर ही हू करके खड़ा हो जाए। कोई कितने इसको पीटे लेकिन इसको कोई असर नहीं होता था, फिर खड़ा हो जाए। तो एक तरह से अमर ये हो गया। तो काफ़ी ये थोड़ा सा दुराचारी भी हो गया। और इसको भी 2 जुड़वा बेटी हुई और ये अपना दोनों बेटी का शादी कंस से किया। कंस का आप लोग जानते हैं। तो कंस जो है वह जरासंध का क्या है, दामाद कह सकते हैं हम लोग। कंस कौन है, जरासंध का दामाद है। और कंस का वध किसने किया, श्री कृष्ण ने किया। तो जाहिर सी बात है जब दामाद की हत्या हो गई तो जरासंध का तो कृष्ण जी से दुश्मनी हो जाएगा कि यही हमको दामाद को मारा है। जरासंध भी आप समझ रहे होंगे आदमी क्या है, अपना ही सोच के हिसाब से रिलेशन भी बनाता है। तो जैसा कंस वैसा जरासंध, आई दोनों में दुश्मनी भी हो रही होगी। यहीं पे होता है कि कृष्ण जी के हम लोग 3 जगह सुनते हैं, वृंदावन, मथुरा और द्वारका। तो वृंदावन मथुरा तो ठीक है आसपास है, लेकिन द्वारका कहाँ पड़ता है, एकदम गुजरात में। अभी डूबा हुआ जो द्वारका, कृष्ण जी का जो द्वारका था वो डूबा हुआ है समुद्र के अंदर। आपको जाने पे दिखेगा पूरा बिल्डिंग उल्डिंग सब है वहाँ पे। तो वृंदावन तो जहाँ पे उनका मतलब लालन पालन हुआ, जहाँ पे बचपन हुआ। जब कंस का वध कर दिए तो पूरा मथुरा के ही एक तरह से राजा बन गए। लेकिन क्या हो कि जब कंस का वध कर दिए तो जरासंध बार बार इन पे आक्रमण करे कृष्ण पे। लेकिन कृष्ण क्या किए कि ठीक है चलो अभी आदमी नादान है, हम पे अटैक कर रहा है। तो ये वही मथुरा छोड़ के चले गए द्वारका, जिसको हम लोग कहते हैं ना गुजरात में, एकदम गुजरात के तटीय इलाका पे जो पड़ता है द्वारकाधीश, इसका नाम पड़ता है द्वारका। तो यही कृष्ण मथुरा से चल गए थे द्वारका। और ये जो जरासंध था ये उसके बाद और एक इसको घमंड आ गया कि बा हम तो कृष्ण जी को ही भगा दिया, यानी कि वो मेरा डर से भाग गए। तो ये और दुराचार हो गया और अत्याचार करने लगा। इसी में महाभारत में उल्लेख मिलता है कि एक बार क्या हुआ कि कृष्ण जी और अर्जुन और भीम ये तीनों ब्राह्मण का भेष बनाकर जरासंध के पास गए। तो जरासंध में ये एक खूबी भी कह सकते हैं कि सुबह सुबह कोई भी कुछ भी उससे मांगता था तो वो दे देता था, कोई कुछ भी मांग रहा है तो दे देता था। और मल्ल युद्ध उस टाइम होता था, मतलब कि कुश्ती जिसको कहते हैं। तो जरासंध क्या कहा कि तो इन्होंने मल्ल युद्ध का प्रस्ताव रखा कि आओ हमसे तुम मल्ल युद्ध करो, यानी कि कुश्ती करो, तीनों में से किसी में, यानी कि कृष्ण से या फिर अर्जुन से या फिर भीम से, तीनों से भी आप कर सकते हो। तो जरासंध सोचा कि हाँ हम हल्का फुल्का से क्यों लड़ेंगे, हम भीम से लड़ेंगे, क्योंकि भीम बरियार है। तो भीम और जरासंध के बीच में युद्ध हुआ। इसी को राजगीर में आप लोग कहते होंगे जरासंध का अखाड़ा, है ना। यानी कि ऐसा माना जाता है कि यह जो अखाड़ा है इसी अखाड़ा में जरासंध और भीम का मल्ल युद्ध हुआ था। क्योंकि जरासंध मगध का राजा था और उस टाइम मगध की राजधानी क्या थी, गिरिव्रज, जिसको आज हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं। वहीं पे इसका राजधानी, तो वहाँ पे मल्ल युद्ध हुआ था। और कथा कहती है कि भीम भारी पड़ रहे थे, इसको खूब पीटे, लेकिन तो एक तरह से अमर था, ये फिर ही हू करके खड़ा हो जाए। तो कृष्ण क्या किए कि कूस लिए और उसको बीच से तोड़े और इसको ऐसे कर दिए। तो भीम समझ गए कि इसको क्या करना है, बीच से चिड़ के और उल्टा फेंकना है। तो ऐसे चिड़ के उल्टा फेंक दिए। तो फिर वापस जरासंध खड़ा नहीं हो पाया और जरासंध मारा गया। तो इस तरह से जरासंध का वध हो जाता है। लेकिन जरासंध के बाद जरासंध का ही एक बेटा है जिसका नाम है वासुदेव। हालांकि जरासंध फिर भी दुराचारी है, लेकिन नाम किस पे रखा है, अपना बेटा का नाम कृष्ण जी पे रखा है, वासुदेव। कोई भी बाप कितना भी खराब रहे चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा ही करे, तो नाम रखा है वासुदेव। तो वासुदेव को ही यहाँ पे राजा बना दिया गया अंग का, ये मगध का। वासुदेव को राजा बना दिया गया मगध का। और इसी वंश में जो सबसे अंतिम राजा हुए मगध के वो थे रिपुंजय। तो पूछा जाएगा कि बृहद्रथ वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, तो आंसर हो जाएगा रिपुंजय।
और इस रिपुंजय की जो हत्या की वह की पुलिक ने। पुलिक इनका एक मंत्री था, तो पुलिक ने रिपुंजय की हत्या कर दी और इस पुलिक की हत्या की भाटिया ने। ये मंत्री था पुलिक, मारने के बाद यह राजा बन गया, लेकिन ये थोड़ा सा कहा जाता है कि दुराचारी किस्म का आदमी था। तो कहीं कहीं पे ऐसे उल्लेख मिलता है कि ये सेना का निरीक्षण कर रहा था और उसी टाइम भाटिया एक तरह से सेना का हेड था, तो भाटिया ने पुलिक को हत्या कर दिया और सेना विरोध भी नहीं की, क्योंकि ये थोड़ा सा दुराचारी किस्म का था, जनता पे थोड़ा सा अत्याचार भी करता था। और ये जो भाटिया है, अब क्योंकि इसने हत्या कर दी पुलिक की, यानी कि जो उस टाइम राजा था, तो इसको राजा बनना चाहिए था, तो ये खुद राजा नहीं बन के इसका एक 15 साल का बेटा है जिसका नाम है बिंबिसार, और यहीं से आपको उल्लेख मिलता है बिंबिसार का। ये अपने 15 साल के बेटा बिंबिसार को राजा बनाया। लेकिन ये जो भाटिया है ना, ये भाटिया और ये ब्रह्मदत्त के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रह्मदत्त ने भाटिया को हरा दिया था युद्ध में। तो एक तरह से बेइज्जती हो गई। इसी को आप लोग जब देखेंगे, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अब आज का क्लास यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग देखेंगे एक तरह से उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष। तो क्या किया, जो बिंबिसार था, देखिए उसका पूरा टारगेट क्या कि अंग को खत्म कर देना है। क्या है कि यही मेरा पिताजी को बेइज्जती किया है हरा के, तो बाकी सब से शादी करके विवाह करके दोस्ती बनाएगा कि है कि अंग को हम ठीक करेंगे, क्या है कि मेरा पिताजी का बेइज्जती किया है हरा कर। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते क्लास। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मगध का उत्कर्ष, कि किस तरह से मगध 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन के आया। इसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं, अच्छे लीडर भी मिले, इनके पास जो लोकेशन है, जैसे राजगीर की लोकेशन है, तो बढ़िया हथियार बनाने के लिए बढ़िया लकड़ी हो। उस टाइम हाथी महत्वपूर्ण होता था, घोड़ा नहीं। घोड़ा बाद के युद्ध में, जब हम लोग थोड़ा सा मेडाइवल में आएंगे तब देखेंगे घोड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा युद्ध में, लेकिन उस टाइम हाथी महत्वपूर्ण था। तो राजगीर के जंगलों से हाथी भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते थे, लकड़ी भी अच्छा मिल जाता था। बाकी उस टाइम मगध, यानी कि सिर्फ यही नहीं लेना, थोड़ा सा झारखंड का एरिया भी, तो लोहा हथियार बनाने के लिए लोहा भी अच्छा क्वालिटी का उपलब्ध होता था। तो इन सभी चीज़ को देखेंगे कि कैसे कैसे फैक्टर आए और कैसे कैसे जो लीडर्स आए, इन्होंने मगध को सुपर पावर बनाया। 16 महाजनपद में सबसे अधिक शक्तिशाली बन के मगध उतरा। तो हो गया आज का सवाल। हम लोग आज का हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं। कोई प्रश्न यहाँ तक? इसी से आपको 1 नंबर का सवाल आएगा। हमने इसे कहानी वे में किया है। जब पूरा एंशिएंट खत्म करेंगे ना, तो एक बार हम इसको क्वेश्चन से चलेंगे, जैसे हम लोग प्रीएम्बल में चले थे, तो उस हिसाब से इसको देखेंगे। तो आज का हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं।